वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जो आपके 19 जुलाई को जो आपके सप्लीमेंट्री का पेपर होने वाला है गणित का। यहाँ पर मैं आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को अगर आपने देख लिया तो आपके 19 जुलाई के पेपर में आप पास हो जाओगे आसानी से। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो आपको करना होगा। किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को मैं आपको एंड तक बने रहना है। और जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली आपकी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और बात, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वही इस पर मैं आपको ये पेपर की पीडीएफ पूरी की पूरी आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर जो पेपर बताने वाला हूँ इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं और आपके कैसे कैसे किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर ये पेपर बताने वाला हूँ इस पेपर का आपको साथ में सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है। कम से कम मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 8 से 9 मिनट का टाइम है तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक अवश्य देखिएगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर देखते हैं। तो आपको सही विकल्प चुन कर लेगी। इसका आपको यहाँ पर दिया है एचसीएफ 91 और 21। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है 91, 21, 13 दिया है और 12, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर बताना अगर इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से आंसर आता है कि नहीं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें आंसर इसका सही क्या होना चाहिए। ये मुझे चारों ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बात कहूँ तो 91 और अपन 21 का 91 का ऐसे ही करके इसके गुणनखंड करते हैं तो आपका किससे आएगा, 7 से चले जाएगा। 7 से कम 7 आ जाएगा, 7 के बाद 2 बचेंगे, 7 के 21 हो जाएगा और आपको 13 से ही जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद 21 को निकालेंगे। 21 में क्या होता है कि देख 30 7 21 फिर 7 से जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा, 7 से ये आपका जाएगा आपको। तो यहाँ पर कॉमन आपको सिर्फ 7 मिल रहा था, तो 7 इसका एचसीएफ होना चाहिए था, लेकिन वही ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलती है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से आप निकालिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको इस टाइप की आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसमें से आपको 4 ऑप्शन गलत होते हैं तो आपको 1 नंबर जरूर मिलता है इसका। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो यहाँ पर आपको बताए अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, 2 हल होंगे। तो आपको बता दूंगी, देखो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तब तो क्या होता है आपका अद्वितीय हल, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 का मान किसके बराबर नहीं आना चाहिए, b1/b2 का मान। तो आपका अद्वितीय हल होगा। देखो कोई हल नहीं होगा, कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ये आपका क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। अनंत अनेक हल होने की कंडीशन, देखो ऐसे भी आपके पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अनंत हल होने आदित्य हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आता है। ये आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर पढ़ रखें तो इनका आपको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। अनंत अनेक हल की कंडीशन क्या होती है यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर किसके, c1/c2 के। तो इसमें आपको क्या होती है, अनंत अनेक हल। एक और बात आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो मान के चलो एक आपकी यहाँ पर एक प्रतिच्छेद रेखा है, क्या है, इस तरीके से मान के चलो एक सरल रेखा है, ये आपकी एक सरल रेखा है। सरल रेखा को एक और किसने काट दी, सरल रेखा। तो ये आपकी क्वेश्चन से बन गई एक प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद रेखा में आपको यहाँ पर देखें एक आपका मिड पॉइंट होगा, यानी कि क्या हो गया, मूल बिंदु हो गए। मूल बिंदु के निर्देशांक आप यहाँ पर जानते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। लेकिन वही वाली यहाँ पर चतुर्थांश वाली बात नहीं चल रही है। तो एक आपको क्या, एक रेखा थी, उस रेखा को ऐसे काट दिया, एक यहाँ पर एक बिंदु है। तो आपको पूछेगा कि इसके कितने हल होंगे। तो एक बिंदु पर काटा है तो एक ही हल होगा ना, एक बिंदु पर काट रहा है तो एक ही हल होगा। तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। इसको बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। एक और बात समझना आप, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है अद्वितीय हल वाली, ठीक है। एक और बात, एक कोई सरल रेखा है, उस सरल रेखा के पास तो कोई सरल रेखा नहीं है, या इसको बोलते हैं संपाती रेखा या सरल रेखा। इसके ऊपर एक और एक सरल रेखा, यानी कि इसने कितने बिंदु पर काटा, देखो
सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है जिसके दोनों सिरों को क्या अनंत, रेखा किससे बनती है? अनंत बिंदुओं से, यानी जब भी छोटे 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 बिंदु मिले होंगे तब क्या बनी होगी? रेखा। तो इसमें अनंत बिंदुओं पर काटा, किसने काटा? उस पर एक बिंदु पर काटा था इसने, इस रेखा को अनंत बिंदुओं पर काटा, तो इसका अनंत हल एक और क्या होगा? अनंत अनेक हल होती है और कोई हल नहीं होगा। मान के चलो दो समांतर रेखाएं, इनके दोनों सिरों को कहीं तक बढ़ाया जाए, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ऐसी नहीं होंगी, सीधी है तो सीधी जाएंगी ना समांतर में। तो इसका इस कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं है। ठीक है, वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो बहुत अच्छा होगा और आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग है, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग। योग पूछा है आपको यहाँ पर, शून्यकों का क्या योग। और एक होता है आपको अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? सी बटे ए। तो यहाँ पर देखो शून्यकों का योग पूछा है तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग कर रहे हैं माइनस बी बटे ए, यानी कि सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ए का एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 की विभक्त कर का मान होगा। विभक्त कर का फॉर्मूला आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ। तो क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आपका होता है एक विभक्त कर का फॉर्मूला होता है, उसमें मान रखिएगा आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, या इसका मैं गुणनखंड करूँ तो कैसे मिलेगा? जैसे कि यहाँ पर माइनस दिया है, देखो अगर यहाँ पर अगर निकलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान के चलो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको देखो विभक्त कर वाले फॉर्मूला से आएगा, गुणनखंड करने से नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्लस 4 होता तो आपका बन जाता, माइनस माइनस लेते ही आपका बिल्कुल काम बन जाता। विभक्त कर वाले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसको बिल्कुल आप उस फॉर्मूले में मान रखिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आएगा। इसके बाद दिया है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, जो आपका वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो देखो एक ये वृत्त है आपका, ये आपका क्या वृत्त है? वृत्त से स्पर्श रेखा एक तो ऐसी खींची जा सकती है, ऐसी नहीं, इसको छेदक रेखा बोलेंगे, सही से नहीं बन पाया। ये आपका वृत्त है, वृत्त से एक तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, सही से नहीं बन रहा है इसमें। एक स्पर्श रेखा इस तरीके से चली जाएगी और एक स्पर्श रेखा ऐसे ही टच करती हुई चली जाएगी। तो इसमें खींची गई संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो अधिकतम कितनी, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। देखो अगर ऐसी रेखा है और ऐसी निकल जाए तो ये कहलाती छेदक रेखा, लेकिन इसको बिल्कुल टच करते हुए जाए तो ये कहलाती स्पर्श रेखा। ठीक है, और आप एक और बात जानते होंगे वृत्त में, ठीक है, ये आपका क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। और यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा वृत्त है। वृत्त से आपको देखो यहाँ से ये पूरी की पूरी इस तरीके से, यहाँ पर एक और मैं बोलूँ, ये वृत्त है, वृत्त से कुछ एक तरीके से लाइन, ये क्या कहलाती है? मान के चलो ये कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा, यानी कि कोर्ड, ये कहलाती है आपकी जीवा। इसके बाद बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी है, तो आपको इसमें रखिएगा, आप मान रखिएगा, तो होता है x2 - x1 रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसमें मान रखिएगा, आपका वो बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मान रखिएगा आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर में मान रखिएगा, आपको ये उत्तर मिल जाएगा इसका। ठीक है, आपका जैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में बनेंगे आपके। देखो तो HCF A इंटू वी इंटू LCM A इंटू A, B बराबर है। तो देखो HCF और LCM तो ये किसके बराबर होता है, इसमें आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर HCF AB इंटू LCM। तो इसमें आपको यहाँ पर, इसको मैं आपको कमेंट कर बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपका LCM और HCF, तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी आप रुकिए, वेट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसा आपको एक बार बिल्कुल आपको जो चैप्टर 1 है उसमें दिया है LCM से संबंधित ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देख के जाएगा, फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3, तब यदि अगर समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि हम x बराबर 3 रखें, x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, कितना होगा 8 माइनस 3, और 8 में से 3 जाएंगे तो आपके y का मान आएगा 5, कितने आ जाएगा 5, तो y का मान आपका 5। तो यहाँ पर जो आपको मान आएगा y का मान कितना हो जाएगा 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। एक बहुपद जिसकी घात कितनी है 3 है तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है वही। यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तब nवां पद, यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए आपका होता है देखो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a आपका हो जाएगा, तो nवां पद आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग होते हैं। इसमें आपको दिया प्रत्येक वर्ग, देखो वर्ग 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 क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? वर्ग। प्रत्येक वर्ग होते हैं तो समरूप या ऐसा कुछ दिया है, लेकिन ये आपको क्लियर नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। और टेलीग्राम पर बिल्कुल यहाँ पर इन सभी के आंसर भी नोट करके मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती। एक रेखा, देखो एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु जे एक बिंदु जे, तो जे कहलाती है आपकी छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो ये आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है तो पाई आर स्क्वायर इसमें आपको लिख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर दिया है कुछ इंग्लिश मीडियम माध्यमिक छात्रों के लिए। अब सही जोड़ी देख ली, ऐसे आपके 100% आपको यहाँ पर 5 नंबर कम से कम आपको यहाँ पर आएंगे। त्रिकोणमिति आपको चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है आपके पेपर में। त्रिकोणमिति बिल्कुल आपको बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कर लेना है। यहाँ से आपको जरूर आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जितनी भी आपकी सही जोड़ी आप अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा और पूरे सेक थीटा, जो पूरे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा, इन सभी की आपको वैल्यू याद करना है। इन सभी की आपको वैल्यू याद करना है, यानी कि इन सभी की आपको मान याद करना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है, कोस 0 डिग्री, तो बिल्कुल सभी मान आपको याद करना है। देखो इसमें दिए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री वाले नंबर आपको नहीं छोड़ना है। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस थीटा को देखो पहले तो आप यहाँ पर देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो एक यहाँ पर आपको कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? सेक साइन कोस टेन कोसेक सेक आते हैं, यानी कि सेक 90 माइनस, इसको देख दो, इसके बाद कोस थीटा को यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया? कोस थीटा को लिख दिया 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को फिर बाद में क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा कोष्टक से बाहर आएगा तो ये आपको क्या बन जाएगा? आपको सेक थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल दिया है, देखो जे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जे आपको क्या रहेगा? जे सेक थीटा बन जाएगा। कैसे बनेगा? सेक थीटा ऐसे बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा है आपको रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, जैसे जे कटता है तो सेक थीटा, सिर्फ क्या बचा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बाद में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा से आपका रूट कैंसिल होगा, यानी कि साइन थीटा क्या बन जाएगा? सिर्फ साइन थीटा। ये आपका सिर्फ साइन थीटा रहेगा, ये आपका सेक थीटा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, इसके बाद अच्छा एक बच रहा है अपना, क्या बच रहा है? सेक थीटा। सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं आप कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दी गए हैं।
यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है। यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है तो ए नॉट इक्वल टू 0 तब द्विघात समीकरण के रूप का होगा। तो ये आपको समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखूं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो अभी मैंने बताया था वही आपको फॉर्मूला लिखना है, वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस वाला। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर जो कुछ प्रश्न बच रहे हैं इसके मैं आपको अभी बता दूंगा, ये आप तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यदि इसका सत्ता आती है हमारी x -1 बराबर 0 में x का मान है क्या, x -0 में x का मान 0 और 1 है। x का मान क्या 0 और 1 है, ये तो बिल्कुल सत्य है। देखो x और x -1 में क्या x का मान पूछा है, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको भी x -1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। लेकिन जो -1 है उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा +1, तो 0 और 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मूला मान रख के बताना पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर आपके कॉपी और पेन से बताऊंगा आपको बिल्कुल। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। इसके बाद शंकु का आयतन, πr², शंकु का आयतन थोड़ी ना होता है πr², किसका होता है πr² किसका होता है, एक मिनट रुकना। शंकु का आयतन यहाँ पर पूछा है πr²h, एक मिनट यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर πr²h पूछा है शंकु का आयतन। इसके बाद अर्धगोले का आयतन, ये तो आपको गलत है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ यानी कि 4/3, ये तो आपका असत्य रहेगा ही, क्या रहेगा असत्य रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर शंकु का आयतन 3 मध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी आपका सत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद शंकु का आयतन में आपको जैसे कि आपका होता है 1/3 πr²h, जो होता है आपके बेलन का, ठीक है। शंकु यानी कि कोण, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही है। ये आपका देखो जे सत्य है, जे असत्य हो जाएगा, जे भी सत्य है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो आपको प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दर्शाइए कि प्रत्येक सम धनात्मक, देख लो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंधित प्रश्न कर लेना है, ठीक है। जो भी है कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है ये मान के चलो a बराबर BQ + R होता है, a बराबर BQ + R यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो होता है। इससे आपको यहाँ पर बिल्कुल मान, एक बार आपको एक आध वीडियो देख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करके, कहीं से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह हो सकता है मैं आपको इसकी वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। इसके बाद क्या दिया है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करना है इनका 6 72 121 का, यानी कि कोई भाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अभाज्य ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्य बताना है, कैसे बताना है, 6x² - 3 - 7x, तो इसका 6 का जो x के पास में गुणांक होता है उसका हम लास्ट वाले में इसको सबसे पहले सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से कैसे जमाएंगे, आपको 6x² - 7x - 3 इस तरीके से x के पास का जो गुणांक होता है उसका लास्ट वाले में, यानी कि जो अचर पद होता है उसके साथ होता है गुणा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा जी, तो यहाँ से आपको 6 दूनी 12 6 तिया 18 यानी कि यहाँ पर जोड़ने घटाने पर तो आपको माइनस का 7x बचना चाहिए और गुणा करने पर कितना बचना चाहिए 18। तो ऐसे आपको यहाँ पर देखना है, तो देख लो यहाँ पर ऐसे गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो ऐसे गुणनखंड आपको हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 6x² प्लस के, आपको एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और आपको यहाँ पर -3 ऐसा है। गुणा करने पर देखो 9 और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना बन रहा है 18, कितना बनेगा 18 माइनस के, ठीक है। और 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनमें से आपको यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, आप कॉमन लेके सोल्व करेंगे आसानी से आपका उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। शून्य, तो इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2 शून्य, क्योंकि 2 घात का समीकरण है। इसके बाद क्या दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
और 1 है या -1 है, सही से नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे प्रश्न देखना है शून्यक वाले। इसके बाद क्या करिएगा, माइनस आपको प्रथम पद ए और सारबंधर डी वाले यानी कि समांतर श्रेणी वाले प्रश्न आपको देख लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपको रिवीजन करना है। बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं। समरूप यानी कि जिनके रूप समान हो, क्या जिनके एकदम रूप समान हो वह क्या कहलाती है, समरूप। क्या कहलाती, समरूप, जिसके एकदम क्या रूप समान हो। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या बताना है कि कौन कौन बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप हैं या नहीं, तो ये आपको बताना है। जिनके देखो छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, इनके क्या रूप समान हो। ठीक है, इनकी भुजाएं नहीं है, भुजाएं जिनके रूप समान हो और भुजाएं समान अनुपात में हो, समान ना हो समान अनुपात में हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न देख लेना। इसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण, ये आपको यहाँ से प्रश्न देखना है। इसके बाद आपको कैसे प्रश्न आएंगे, देखो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है कौन से, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो रेखाखंड वाले ऐसे प्रश्न आपको देख लेना है, ऐसे भी आपके प्रश्न आएंगे। इसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एवं इस शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान आपको यहाँ पर बताना है, इस फॉर्मूले में मान रखिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देख सकते हैं। इसके बाद देखो साइन वाले प्रश्न आपको आ ही चुके हैं। एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 2 sin A cos A = 1। तो यहाँ से आपको त्रिकोणमिति अच्छे से करना है, त्रिकोणमिति अच्छे से करना है। और सिंपल एक फॉर्मूला होता है 1 + sin A वाला, यहाँ से तो आपको छोड़ना ही नहीं। 1 + sin A हर का परिमीकरण वाले ये होती है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। इसके बाद आपको क्या दिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरिक्ष करती है तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई = 3.14 रखना है। इसके बाद आपको ऐसा प्रश्न दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरिक्ष करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बताना है। हो सकता है मैं कल तक ये वीडियो अपलोड कर दूं इन सभी के सॉल्यूशन की। असंभव घटना को परिभाषित कीजिए, प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर निकालना है इनके मान। इसके बाद आपको यहाँ पर मूल ज्ञात करना है गुणनखंड द्वारा। द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति बताना है। इनमें आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन सा पद 78 है, यानी कि बिल्कुल समांतर श्रेणी वाले प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के क्रमशः D एवं E पर प्रतिच्छेद करे तो BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से प्रश्न है, अन्य तो भुजाओं के भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो अनुपात में विभाजित, कुछ इस तरीके से प्रश्न है। इसके बाद बड़े वृत्त की जीवा, कुछ इस तरीके से प्रश्न है। आप यहाँ पर देखो विलोपन प्रतिस्थापन आपको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ चुके हैं अथवा और दोनों में। विलोपन प्रतिस्थापन से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। विलोपन विधि क्या होती है, उनको क्या माने चलो, एक आपको दोनों समीकरणों से या तो x का मान समान करना पड़ता है या y का मान। दोनों समीकरणों से कोई सा मान समान करने के बाद उनके चिन्ह बदलने के बाद वहाँ से हमारा x या y का मान निकलता है। उस x या y को मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हमारे x और y के मान निकल जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या मानों को प्रतिस्थापित करना होता है, एक मान से दूसरे मान में प्रतिस्थापन करना होता है। क्या होता है कि जी मानो चलो 2 समीकरण है, दोनों समीकरणों में से एक समीकरण उठाया जाएगा सरल वाला, आपकी मर्जी, दोनों आंसर सेम आता है, सरल वाला उठाएं या कठिन वाला। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, सरल वाला उठाना है जिससे कोई की एग्जाम में गलती ना हो। सरल वाला समीकरण उठाएंगे तो आपकी बिल्कुल गुणांक इनके छोटे होंगे तो जल्दी आपका x से y का मान आएगा। और अगर आप समीकरण 1 से x या y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण आप किस में रखेंगे, 2 में, और 2 से निकाल रहे हैं फिर किस में रखेंगे आप, 1 में। ठीक, उस मान को आपको जो निकालेगा x या y का मान उसको समीकरण 3 नाम दे देना। और जो हमारा x या y का मान इसके बाद आएगा हमारा 2 में रखने पर, या 1 से निकाल रहे हैं 2 में रखने पर आएगा तो उसको 3 में रख देते हैं, हमारा बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से सोल्व हो जाता है। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया है प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर जरूर करना है, विलोपन प्रतिस्थापन संबंधित करना है ये। ठीक है, ये आपको कर लेना है। कैसे करना है, जैसे कि दैनिक आपको मजदूरी के निम्नलिखित बंटन का विचार कीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल करना है ये प्रश्न। ठीक है, माध्य मध्य का बहुलक वाले प्रश्न देख लेना है। ठीक है, इनके सोल्यूशन हो सकता है मैं कल तक आपको बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन दे दूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।